नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करेंगे हम किसान आंदोलन की, जो कि बहुत दिनों से चल रहा है किसान आंदोलन। तो आज हम बात करते हैं उस किसान आंदोलन की। और ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें किसान आंदोलन की बात इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि किसान आंदोलन सही है या गलत है। हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा त्योहार, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, उन सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है गणतंत्र दिवस को। क्योंकि इस दिन पूरे भारत पर संविधान लागू हुआ था और संविधान अपनाया गया था हमारे देश के द्वारा। तो आज बात करते हैं हम उस चीज़ की जो भारत के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे खराब है। जो 26 जनवरी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुआ किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान, इसमें भारत देश के गौरव को किसानों द्वारा ठेस पहुंचाई गई, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो कि इंटरनेट पे डले हैं, आपको मिल जाएंगे। तो क्या है, किसानों ने जो है पुलिस वालों के साथ भी बहुत सारी मारपीट की गई है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। किसानों द्वारा या कहा जाए कि दंगाइयों द्वारा पुलिस वालों के साथ भी मारपीट करी गई। मामला असल में यह है कि किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए परमिशन दी गई थी और यह तय था कि वो दिल्ली के मतलब सेंट्रल दिल्ली में नहीं घुसेंगे। दिल्ली तक आएंगे तो, लेकिन वापस रास्ते से लौट जाएंगे, अपना थोड़ा बहुत प्रदर्शन करके वापस रास्ते से लौट जाएंगे। लेकिन अब उनमें होता है ना कि भाई कोई उपद्रवी होते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग चलाते हैं कि भैया अपन यहाँ चलेंगे और वहाँ पर अपन शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो सरकार अपनी बात सुनेगी। ठीक, तो एक वीडियो में तो क्या हुआ है कि भाई हमारे तिरंगे को वहाँ से उन्होंने उतारा नहीं है। ठीक, वहाँ उन्होंने उतारा नहीं है, लेकिन उसके थोड़ी सी दूर, मतलब तिरंगे के थोड़ी सी दूर पे निशान साहब का झंडा लगा दिया गया है। अब ये निशान साहब का जो झंडा है, वो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे मीडिया जो है, उन्होंने बोला था कि ये खालिस्तान का झंडा है, खालिस्तान का झंडा है। लेकिन वो खालिस्तान का झंडा नहीं है, वो निशान साहब का झंडा है, जो कि हर गुरुद्वारे के बाहर लगभग आपको दिख जाएगा। और ये जो प्रोपेगेंडा है कि भाई साहब ये खालिस्तान का झंडा है, खालिस्तान का झंडा है, ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया है। और कुछ लोग जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो लोग सीधा इसमें कूद पड़े हैं, उनको पता कुछ है नहीं और बोल रहे हैं खालिस्तान का झंडा है भैया, खालिस्तान का झंडा लगा दिया वहाँ खालिस्तान का। तो वो खालिस्तान का झंडा नहीं है, वो निशान साहब का झंडा है। और दूसरे वीडियो में यह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो खंबे पर चढ़ा है और तिरंगे को फेंक दिया और अपना उसने दूसरा झंडा लगा दिया। तो ये जो चीज़ थी सबसे गलत, और इन सारी बातों को लेकर भारत इंटरनेशनली भी बड़ी बेइज्जती सहन कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे देशों के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे द गार्डियन हो गया, और भी बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने इस शर्मनाक घटना को, जहाँ तक सही होगा कि मैं इसको शर्मनाक घटना ही बोलूँ, शर्मनाक घटना को कवर किया गया है बहुत सारे देशों की मीडिया के द्वारा। क्योंकि हमारा देश, भारत देश, जो आज इतनी तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं लगभग, और सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन हम बना रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, जो सब वैक्सीन भी बना रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में बनाई जा रही है। ठीक, और हमारे जो देश के व्यक्ति हैं वो बाहर देशों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और उस देश से ऐसी न्यूज़ की उम्मीद, ऐसी घटना की उम्मीद शायद ही किसी दूसरे देश को रही होगी। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये हुआ है, ठीक है, कल तक मैं भी इन प्रोटेस्टर के साथ, मतलब इन किसानों के साथ था कि भैया ये हो सकता है इन लोगों के साथ गलत हो रहा हो। ठीक, लेकिन फिर जब इन लोगों ने ये 26 जनवरी के दिन ये हरकत की, इससे इन लोगों ने अपने आंदोलन को बहुत ही कमज़ोर कर लिया। और कुछ लोगों द्वारा तो यह तक टिप्पणी की गई है कि भैया किसान जो है वो अन्नदाता नहीं है, वो क्या है, अन्न उगाता है और उसके बदले में पैसे कमाता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता, मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि भैया जो किसान है वो पैसे, वो बात एक अलग है कि सर्वाइवल के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन
किसान हमारा अन्नदाता था, है और रहेगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं से शुरू कि भैया आखिर उसमें बिल में प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान है जिनके कारण इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसमें हम सरकार का भी तर्क देखेंगे, विपक्ष का भी तर्क देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो किसान आंदोलन के तहत 26 जनवरी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस पर हुआ है लाल किले के अंदर, बहुत ही शर्मनाक घटना है, हर भारतीय के लिए शर्मनाक घटना है। तो चलिए बात करते हैं उस अनुच्छेद की जिसके कारण लोगों को भारत में आपका प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये अनुच्छेद 19 की बात। अनुच्छेद 19 में जो 6 अधिकार हमें दिए गए हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने का अधिकार, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, निवास का अधिकार, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता जो हमें दी गई है, उन्हीं में से अनुच्छेद 19 की जो दूसरी स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, जो हमें प्रदर्शन करने का अधिकार भी देती है, लेकिन बिना हथियार के। और जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, इसमें एक भाई साहब बहुत बड़ी तलवार लिए हुए हैं हाथ में, और दूसरी फोटो में आप देख रहे होंगे कि लोग जो हैं वो डंडों से पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं, और पुलिस वाला जो है वो लाचार होकर, बेबस होकर, हाथ जोड़कर नीचे जमीन पर बैठा हुआ है। मतलब दंगाई या प्रदर्शनकारी जो थे वो इतने हावी हो चुके थे पुलिस वालों पर कि वो भी हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। ठीक, अब बात करते हैं उन प्रावधानों की। कृषि कानून क्या है, प्रावधान आखिर क्यों हो रहे हैं विरोध? तो भाई साहब, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों से आए किसान कृषि से जुड़े तीन कानूनों को लेकर दिल्ली की यूपी, हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं इसी बहाने विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है कि भैया सरकार ये आपके साथ गलत कर रही है। वो लोगों को, बेसिकली ये बोला जाए कि वो लोगों को भड़का रही है। लेकिन सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है कि भैया ये जो हमने कानून बनाए हैं इनसे किसानों का हित ही होगा, मतलब किसानों के साथ अच्छा ही होगा। पहले समझते हैं कि इन तीन कानूनों में आखिर प्रावधान क्या क्या है, कि भैया ये तीन कानून आखिर हैं क्या। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी, कि भैया आप मंडियों से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है, कि भैया आप मध्य प्रदेश के हैं, आप चाहें तो उत्तर प्रदेश में जाके अपनी फसल को बेच सकते हैं। ठीक, अब तीसरा, बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात कही गई। ठीक है, अब बात करते हैं विपक्ष के तर्क की, कि भैया आखिर इस पर विपक्ष ने क्या टिप्पणी करी। इसमें विपक्ष का पहला विपक्ष ने बोला कि राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी जो कि मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक, एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। ठीक, दूसरा, कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा, कि भैया जो बीच में कमीशन खाते हैं उनका क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी मतलब न्यूनतम
समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार द्वारा दिया जाता है के जरिए फसल की खरीद बंद कर दी जाएगी। ये उन्होंने सोच लिया कि भैया जो विपक्ष है उन्होंने ये टिप्पणियां करी हैं कि आप हो सकता है बाद में ये एमएसपी बंद कर दो। ठीक, मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे की तरह बनी ई नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का आखिर क्या होगा। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां बनाई हैं इनका क्या होगा बाद में। ठीक, अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं, दूसरे कानून की ओर चलते हैं। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस कानून में कृषि करारों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उल्लिखित किया गया है। भैया इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है उसको बताया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय नेशनल फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, दूसरा, इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों प्रोसेसर्स कि मतलब जो भाई मैंने आपको मान लीजिए कोई पौधा दिया या कोई फसल दी, आपने उसको प्रोसेस करके डब्बे में पैक वगैरह कर दिया, अच्छा वही प्रोसेस होती है उसकी। थोक व्यापारी हो गए, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। भैया वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि मान लो मैं व्यापारी हूँ, कोई किसान आया मेरे पास कि भैया मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता हूँ, या मैं किसी किसान के पास गया कि भैया आप मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, तो वो रेट तय करेगा उस हिसाब से, चाहे चाहे उस फसल में उसको घाटा हो चाहे प्रॉफिट हो, वो फसल मुझे उतने दाम पर देनी ही पड़ेगी। ठीक, 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। जो 5 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन है वो भी छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है कि भैया जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो बाजार की अनिश्चितता का खतरा उठाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं अगले की, अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना कि भैया जो किसान है मान लो फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है, उसको गुणवत्ता वाले बीज प्रोवाइड कराए जाएंगे इसमें। ठीक, इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकता है, मतलब इसमें बिचौलियों को कोई काम नहीं होगा। ठीक, किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की बात कही गई है कि भैया यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसमें आपके लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा जो आपके विवाद को सुलझाएगा। अब इस पे भी विपक्ष ने तर्क दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर होगा कि भैया जो किसान है वो बड़े व्यापारी से हो सकता है बात ना कर पाए। ठीक, या हो सकता है वो शर्माए या एक झिझक टाइप की होती है ना, हो सकता है उसमें वो हो। दूसरे की बात करते हैं, छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद ना करें कि भैया जो छोटे छोटे किसान होते हैं शायद उनसे भैया जो प्रायोजक है या बिजनेसमैन है वो उनसे सौदा करना पसंद ना करे कि यार इतनी भीड़ लग गई है, आप जाओ हमें आपसे सौदा नहीं करना। ठीक, तीसरे की बात करते हैं, किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर, मतलब जो चीज़ों को प्रोसेस करता है, ये कंप्यूटर वाले प्रोसेसर की बात नहीं हो रही, जो चीज़ों को प्रोसेस करता है, चीज़ों को बनाता है, जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त होगी, मतलब जो बिजनेसमैन होगा या बड़ा आदमी होगा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा है उसे बढ़त प्राप्त होगी, ये कहना है विपक्ष का। ठीक, तीसरे की बात करते हैं, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, ये तीसरा कानून है। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण स्थितियों को छोड़कर आप जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है कि भैया मैं चाहूँ तो कितना भी आलू रख सकता हूँ, तिलहन रख सकता हूँ, दलहन रख सकता हूँ,
खाद्य तेल रख सकता हूँ, प्याज रख सकता हूँ। और दूसरी, इस कानून से निजी सेक्टर की कृषि क्षेत्र में डर कम होगा। ठीक, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण जो निजी निवेशक हैं आने से डरते थे कि भैया जो कानूनी हस्तक्षेप है वो यहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए जो निजी निवेशक हैं वो आना यहाँ पसंद नहीं करते थे। ठीक, तीसरे की बात करते हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा। यह किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद करेगा। मतलब इसमें किसानों को भी फायदा होगा और ग्राहक जो फसल को लेने वाले हैं उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक, अगली बात करते हैं आखिरी की। प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा, मतलब कंपटीशन क्रिएट होगा और किसी फसल के नुकसान में कमी आएगी। कि मतलब जो क्या है कि कई बार क्या है, फसलें रखी रखी सड़ जाती हैं, तो भैया कंपटीशन का मार्केट होगा तो फसल का नुकसान होना कम होगा। ठीक, अब इसमें विपक्ष ने क्या टिप्पणी करी है? इसमें विपक्ष का तर्क यह है कि असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, दूसरा, बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कोई भी फसल को अधिक भंडार कर लेंगी, मतलब ज़्यादा अपने पास रख लेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि फिर से वे कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेंगी कि भैया ये चीज़ हमारे पास इतनी है, आपने उगाई है तो हम भी अपना काम चला लेंगे, आप अपना दाम तय करो। ठीक, अब बात चर्चा करते हैं विरोध के और भी कारणों की। विरोध के और भी कारण हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून की वजह से कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों जो होगा उनका एकाधिकार हो जाएगा और इसका किसानों को बड़ा नुकसान होगा। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में यह होगा कि धीरे धीरे जो मंडियां हैं वो खत्म होने लगेंगी। प्रदर्शनकारी ये मानते हैं कि कानून जो किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है वो करीब 20 लाख किसानों, खासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही। मतलब इन्होंने मेंशन कर दिया एक जाति को कि भैया जो जाट हैं उनके लिए तो झटका है ही, और साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या लगभग 30,000 है और उनके लिए, और करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी एक झटका साबित होगा कि भैया इससे क्या है, 20 लाख किसानों को नुकसान होगा, खासकर जाटों को होगा और शहरी कमीशन एजेंटों को जिनकी संख्या 30,000 है, और करीब 3 लाख जो मंडी में मजदूर काम करते हैं, ठिलिया चलाते हैं, सामान तुलवाते हैं और भी बहुत सारे काम उनके द्वारा किए जाते हैं, और करीब जो 30 लाख भूमिहीन खेत हैं उनको भी इसका झटका लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार क्या कहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने वाला कानून बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौक़ों पर, जैसे कभी वो भाषण देने कहीं भी जाते हैं या अपनी मन की बात में भी हो सकता है, कई मौक़ों पर सरकार की स्थिति को कि भैया सरकार चाहती क्या है वो स्पष्ट करते हुए कह चुके हैं कि राजनीतिक पार्टियां इन कानूनों को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं। जो हम लोग कानून लाए हैं वो सही है और जो आपको ये राजनीतिक पार्टियां बता रही हैं ये गलत बता रही हैं। और वो कहते रहे हैं कि किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलने की बात गलत है कि भैया जो एमएसपी है, मिनिमम सेल प्राइस है, आपको तो वो चीज़ मिलेगी ही, आप उसकी चिंता तो करिए मत। और बिहार चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने कहा था जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, जो पिछली सरकारों की बात हो रही है इसमें, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर उन्होंने राज किया है, वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, उनसे झूठ बोला जा रहा है। और मोदी जी ने कहा था
कि विधेयक में वही चीजें हैं जो देश में दशकों तक राज करने वालों ने अपने घोषणा पत्र में लिखी थी कि भैया जो पिछली जो सरकार है वो अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें लिखी हैं। मतलब आप चाहें तो देखें, ये चीजें पिछले सरकारों के मैनिफेस्टो में लिखी हैं लेकिन वो कर नहीं पाए। मोदी जी ने कहा कि यहाँ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है कि भैया ये बिल का विरोध नहीं हो रहा है, ये एक पार्टी का विरोध हो रहा है। जो बीजेपी है, मतलब जो विपक्षी हैं, वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिचौलिए जो किसान की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, मतलब जो कमीशन एजेंट रहते हैं जिन्हें हम बिचौलिया भी कहते हैं, वो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। उनसे बचने के लिए ये विधेयक लाना जरूरी था, अनिवार्य था, आवश्यक था। और केंद्र सरकार के जो कई मंत्री हैं इन कानूनों की प्रशंसा करते रहे हैं। तो आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि भैया मुझे एक भारतीय होने के नाते सबसे खराब बात ये लगी, जिसको कोई भी किसी कंडीशन पर जस्टिफाई नहीं कर सकता, कि उन लोगों ने जो दंगाई थे, प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों ने पहले तिरंगा फेंका, फिर अपने तिरंगे को जाकर वहां लगा दिया और पुलिस वालों के साथ भी बहुत मारपीट करी गई। जैसा कि आप लोगों ने, मैंने आपको, मेरा थंबनेल है, आप चाहें तो देख लेना कि भैया पुलिस वाले जो हैं वो हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं दंगाइयों के सामने। तो सरकार को यह सोचने की आवश्यकता है, सरकार को यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन अचानक से कैसे हो गया? क्या आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी? क्या आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी? और व्यवस्था थी तो इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे हो गया? दंगाई लाल किले पर कैसे पहुंच गए? जो कि मुझे एक भारतीय होने के नाते बहुत ही खराब लगा, बहुत ही मेरे लिए बहुत ही खराब बात थी ये कि मेरे तिरंगे को, मेरी भारत माँ के तिरंगे को फेंका गया, जमीन पर फेंका गया और उसकी जगह पर दूसरा झंडा लगाया गया। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताएं कि आपके इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं। ठीक, थैंक यू।